हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप खिली हुई है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि सर्वर हार्डवेयर और जो नॉर्मल हम लोग अपने घर में पीसी बनाते हैं उसके हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ दोनों में ड्रास्टिक चेंजेस हैं और कहाँ कहाँ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड से, जो आपको मेरे सामने दिख रही होगी मोस्ट प्रॉब्ली। ये है सर्वर की मदरबोर्ड। मीनवाइल इसी साथ एक डेस्कटॉप की मदरबोर्ड भी रख देता हूँ। ये रही डेस्कटॉप की मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये दोनों मदरबोर्ड आपको शायद बिल्कुल सही दिख जाएं। अब यूजुअली जो कंज्यूमर मदरबोर्ड होती हैं उनमें कोई ना कोई कलर होता है, जैसे कि इसमें गीगाबाइट की मदरबोर्ड है तो इसमें ब्लैक कलर है, और MSI की मदरबोर्ड लोगे तो यूजुअली रेड कलर होता है। तो मतलब इस तरह का कोई ना कोई PCB में कलर होता है। जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ऐसा कोई कलर होता है, ब्लैक और ग्रीन। पर जो प्रोफेशनल ग्रेड का सामान होता है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए सामान होता है, वो आप जब भी देखोगे वो हमेशा ग्रीन PCB में होता है। उसका रीज़न ये होता है कि ग्रीन PCB में कोई क्रोजन नहीं होता है, मतलब ग्रीन PCB बहुत लंबे समय तक चल सकती है, ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। और किसी को मतलब नहीं होता है कि सर्वर कैसा दिख रहा है, अंदर से बोर्ड कैसा दिख रहा है, एज लॉन्ग एज वो काम कर रहा है। सर्वर डेटा सेंटर में लगे होते हैं, उनको कोई चेक भी नहीं करने जाता तो वो ख़राब नहीं होते हैं। और सर्वर बनाए ऐसे जाते हैं, इनका मदरबोर्ड ऐसा बनाया जाता है कि ये ख़राब ना हो। अब दूसरा डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो है साइज़ का। ये तो बहुत पिद्दू है, इसको तो मैं एक हाथ से उठा ले रहा हूँ। इस वाले भाई को मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ एक हाथ से। इसका वेट होगा 1 किलो 1.5 किलो मैक्सिमम। इसको तो मैं उठा सकता हूँ आराम से, पर ये जो सर्वर का बोर्ड है ये 10 किलो से ऊपर का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कस्टमाइज बोर्ड बनाया जाता है, हर सर्वर के हिसाब से बनता है। डेल अपने हिसाब से बनाता है कस्टमाइज करके, और वो डेल के सर्वर में ही लगता है। HP अपने हिसाब से बनाता है और वो HP के सर्वर में ही लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप डेल की मदरबोर्ड HP के सर्वर में लगा दो या HP की मदरबोर्ड आप लेनोवो के सर्वर में लगा दो। अपना कंज्यूमर में क्या होता है कि बोर्ड गीगाबाइट बना रहा है, कैबिनेट ली बना रहा है या कोई और बना रहा है, आप किसी भी बोर्ड को किसी भी कैबिनेट में लगा दो, चीज़ें चल जाती हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ये फ़ायदा होता है इन लोग को कि ये अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं मदरबोर्ड। उसके बाद और चीज़ें होती हैं जो इसका साइज़ बढ़ा देता है। पहली चीज़ होता है कि इसमें यूजुअली सर्वर में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और जो अपने कंज्यूमर बोर्ड होते हैं उनमें एक ही प्रोसेसर की जगह होती है, एक ही प्रोसेसर लग सकता है, एक ही प्रोसेसर का स्लॉट होता है। क्योंकि अब उसमें 2 प्रोसेसर लगे हैं या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर लगे हैं तो उसमें रैम की स्लॉट भी ज़्यादा होंगी। तो ये जो डेल का बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें टोटल 24 रैम के स्लॉट हैं, और कुल मिलाकर के इसमें शायद 2 टेराबाइट या 1.5 टेराबाइट रैम लग सकती है, गिवन आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता हो और आपके पास रैम हो इतनी। तो सर्वर की जो रैम होती है वो रैम ट्रेडिशनल रैम से अलग होती है, जब तक AMD नहीं आया था। तो अभी मैं AMD को साइड करता हूँ, सिर्फ इंटेल के इकोसिस्टम में अगर रहता हूँ तो सर्वर के जितने मदरबोर्ड होते हैं उन सब में ECC रैम का सपोर्ट होता है, और जितने भी डेस्कटॉप इंटेल के प्रोसेसर आते हैं उनमें किसी में भी ECC का सपोर्ट नहीं होता है। तो ये एक एडवांटेज होता है। अब अगर AMD की बात करें तो AMD के बोर्ड्स में एक्सप्लिसिटली ये लिखा नहीं होता है कि वो ECC सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं कल को ECC मेमोरी इस बोर्ड में डाल दूं और इसमें राइजन का अपना 3700 या 3600 लगा दूं प्रोसेसर, जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है, कंज्यूमर ग्रेड प्रोसेसर है, तो इसमें वो चल जाएगा। तो जो सर्वर की पावर सप्लाई होती है वो सिर्फ 12 वोल्ट भेजती है। हमको जो CPU होता है, जो रैम होती है, वो अलग अलग वोल्टेज यूज करती है। जैसे कहीं पे 3.3 वोल्ट यूज होती है, कहीं पे 12 वोल्ट यूज हो रही होती है, कहीं पे 5 वोल्ट यूज हो रही होती है, कहीं पे 1.5 वोल्ट यूज हो रही होती है, जैसे प्रोसेसर में। और वो जो सारा कन्वर्जन होता है और उस कन्वर्जन की जो सर्किटरी होती है वो सब बोर्ड में लगा के दिया जाता है। तो इसलिए सर्वर का बोर्ड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसको बहुत सारा बक कन्वर्जन करना पड़ रहा है, DC to DC कन्वर्जन करना पड़ रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन करनी पड़ रही है, ये सब करना पड़ता है। अब इस बोर्ड में एक और चीज है, ये एक बोर्ड है जिसके अंदर 2 कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर जो कि 2 प्रोसेसर बेस्ड है, और एक कंप्यूटर जो इसको मैनेज करने के लिए होता है, BMC जिसको बोलते हैं, बोर्ड मैनेजमेंट कंट्रोलर। क्योंकि ये डेल का बोर्ड है तो इसमें बोर्ड मैनेजमेंट कंट्रोलर को iDRAC बोलते हैं। तो इसमें डेडिकेटेड एक LAN का पोर्ट होता है जो कि सिर्फ इस सर्वर को मैनेज करने के लिए होता है। उसके पास अपना IP एड्रेस होता है। मैं उस IP एड्रेस से एक वेब GUI खोलता हूँ जिसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, और उस वेब GUI में मेरे पास पूरे ऑप्शन होते हैं कि मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर दूं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, बायोस एडिट कर सकूं, बूट मेनू चेंज कर सकूं, ये सब का ऑप्शन होता है। तो मुझे फिजिकली इस सर्वर पर प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको रिमोटली IP के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ। KVM ओवर IP भी होता है इसके अंदर। तो ये जनरल ओवरव्यू है सर्वर का, मतलब सर्वर के मदरबोर्ड्स का। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो कि अगर मैं बताने
बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है पावर सप्लाई की। तो हमारे डेस्कटॉप में जो पावर सप्लाई लगती है वो यूजुअली कुछ ऐसी दिखती है। आपको पता ही होगा कोर्सेयर की RM1000 पावर सप्लाई है 1000 वॉट की, काफ़ी रेप्यूटेड पावर सप्लाई है, काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है। तो ये मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, यानी कि इसमें कोई तार बाय डिफॉल्ट बाहर नहीं है। आपको जो तार की ज़रूरत है जैसे CPU पावर की या ग्राफिक कार्ड की, वो आप इसमें जोड़ लो और बाकी सब छोड़ दो, तो आपका सिस्टम या कैबिनेट काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है, केबल मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है। पर एक और तरह की पावर सप्लाई आती है जो कि कुछ ऐसी होती है जिसमें सारे तार अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। ये कोर्सेयर की पावर सप्लाई है 500 वॉट की, काफ़ी पुरानी पावर सप्लाई है, पर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये 2 तरह की पावर सप्लाई होती है। इसके अलावा आजकल सीसोनिक ने और एक इंटेल ने प्रोप्राइटरी 2 तरह की और पावर सप्लाई निकाली है। तो सीसोनिक की एक अलग पावर सप्लाई आई है जिसमें कि उन्होंने 2 मॉड्यूल कर दिए हैं। तो उन्होंने 12 वोल्ट का आउटपुट पावर सप्लाई यूनिट से दिया है और उसके बाद एक और उन्होंने पैनल बना के दिया है जिसकी फ़ोटो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो वो पैनल जो है आपका बाकी 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 12 वोल्ट की अलग अलग सप्लाई देता है। बाकी इंटेल एक पावर सप्लाई पे काम कर रहा है जो कि बिल्कुल सर्वर ग्रेड पावर सप्लाई है। तो अभी मैं सर्वर ग्रेड के बारे में बात करता हूँ। तो सर्वर की पावर सप्लाई कैसी होती है, ये रही सर्वर की पावर सप्लाई, दैट्स इट, बस इतनी बड़ी है। इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 2 किलो। ये एक पावर सप्लाई, ये एक और पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई इस पावर सप्लाई से ज़्यादा पावरफुल है। ये 1100 वॉट की है, ये 1000 वॉट की है। ऐसे ही इस पावर सप्लाई का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है, मास्टर स्लेव कॉम्बिनेशन है। इसको यूज़ करता हूँ मैं अपनी 24 वोल्ट की लिथियम आयन पावर वॉल को चार्ज करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, मन करे तो देख लेना एक बार। अब ये इतनी छोटी है कैसे, क्वेश्चन ये आता है। तो ये छोटी ऐसी है क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट है। पहले तो समझो ये 80+ प्लेटिनम पावर सप्लाई है। या एक मिनट रुको, एक और पावर सप्लाई दिखाता हूँ, इसी सिस्टम पे लगी है। ये एक और पावर सप्लाई, होपफुली यहाँ से क्लियर रहेगा, ठीक है। ये मतलब सर्वर की जितनी पावर सप्लाई होती है वो इसी तरह से होती हैं, मतलब यही फॉर्म फैक्टर रहता है, यही ग्रेइश सा एल्युमिनियम होगा, एक साइड से पावर इनपुट का सॉकेट होगा, फ़ैन होंगे और दूसरे साइड पे ऐसे पिन आउट्स होंगे, जैसे ये पिन आउट्स हैं आपकी। इसमें इधर फ़ैन लगा हुआ है, इधर पावर इनपुट के लिए सॉकेट है, इधर गोल्डन पिन आउट्स हैं। तो ये रही 2 पावर सप्लाई। अब बात करते हैं कि ये इतनी छोटी कैसे होती हैं। तो ये इतनी छोटी इसलिए होती हैं, पहली बात तो ये कि बहुत एफिशिएंट होती हैं। ये 80+ प्लेटिनम रेटेड पावर सप्लाई है। कोर्सेयर की जो 1100 वॉट की 18+ प्लेटिनम पावर सप्लाई है 1000 वॉट की, वो शायद 22-23 हज़ार रुपये की है। पर ये जो सर्वर की पावर सप्लाई है ये शायद आपको 12 से 15 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। ये चीप भी है, रेटेड भी ज़्यादा अच्छी है। तो ये पावर सप्लाई कंटिन्यूसली 24 घंटे चल सकती है। और ये इसका साइज़ छोटा इसलिए लोग कर पाते हैं क्योंकि इससे सिर्फ एक आउटपुट निकलता है, वो है 12 वोल्ट का, दैट्स इट। 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पिन से निकलता है, जो गोल्ड प्लेटेड पिन्स आपको यहाँ दिख रही होंगी। और ये आउटपुट बाद में 1.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है मदरबोर्ड में जाके। ये इतनी एफिशिएंट है कि इसमें फेक लोड होते हैं, सूडो लोड्स बोले जाते हैं, कि जब मान लो अगर एक्चुअल लोड 100 वॉट का है तो ये इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, इसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर सूडो लोड होते हैं जो कि 50 वॉट या 60 वॉट का लोड होता है, जो इनेबल हो जाता है जब इस पर टोटल बाहर का लोड कम होता है, जिससे कि इस पावर सप्लाई को एफिशिएंट रख सके। अब पावर सप्लाई हो गई, मदरबोर्ड हो गई, अब बचा है रैम। बस एक ही चीज़ बची हुई है, ये रखी है रैम मेरे पास, या किलो भर के रैम है मेरे पास, क्योंकि सर्वर्स में रैम तो लगती है, आपको पता है। ये सारी ECC रैम है। तो ये एक रैम का मॉड्यूल है। यूजुअली ये जो सर्वर की रैम होती हैं इनमें आपको एक हीट सिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी ECC रैम होती हैं तो इनमें थोड़ा सा हीट जनरेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारी नॉर्मल जो डेस्कटॉप में रैम लगती हैं जो कि नॉन ECC होती हैं। इसलिए यूजुअली इनमें एक मेटल श्राउड लगा होता है। और जो आपके डेस्कटॉप में रैम लगी होती है जैसे कि ट्राइडेंट Z Neo होती है या कोर्सेयर की डोमिनेटर सीरीज़ हो गई, या कोई ऐसी रैम होती है जो जिसमें हीट शील्ड लगी होती है या हीट सिंक लगा होता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, एस्थेटिक लुक के लिए। एक्चुअली में आपकी रैम कभी इतनी गर्म नहीं होती है कि उसको हीट सिंक की जरूरत पड़े। पर आप डेस्कटॉप में भी लगा सकते हो एज लॉन्ग एज आपके पास AMD का प्रोसेसर हो। तो Ryzen के सारे प्रोसेसर ECC रैम सपोर्ट करते हैं। क्वालिफाइड रैम नहीं है AMD की तरफ से कोई भी ECC, पर सपोर्ट सब में, किसी में डिसेबल्ड नहीं है। इंटेल के सारे डेस्कटॉप प्रोसेसर में ECC रैम डिसेबल्ड होती है, तो लगाओगे तो वो चलेगा ही नहीं, बूट ही नहीं करेगा। तो रैम में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। पावर सप्लाई का डिफरेंस होता है मैंने बता दिया, मदरबोर्ड का डिफरेंस होता है वो मैंने बता दिया। उसके अलावा अगर कोई डिफरेंस है तो वो IO का होता है। पर IO का डिफरेंस मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो
डिपेंड करता है एप्लीकेशन क्या है और सर्वर किस टाइप का है। एक और डिफरेंस होता है साइजेस का। तो जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमारा पीसी का कैबिनेट लार्ज है या माइक्रो ITX है, मिनी ITX है, साइज़ होता है ना, वैसे ही सर्वर में ATX, मिनी ITX इस तरह नहीं होता है। इसमें U में बात की जाती है, 1U, 2U, 3U, 4U ऐसे बात की जाती है। और यूजुअली जो स्टैंडर्ड रैक का साइज़ होता है वो 42U होता है, और जो ठीक ठाक सर्वर होते हैं वो 2U या 4U में होते हैं। 1U के जो सर्वर होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उनमें बहुत लिमिटेड जगह होती है। AMD के प्रोसेसर आने के बाद अब उनमें बहुत हाई कोर काउंट भी होने लग गए हैं। जब तक इंटेल का ज़माना हुआ करता था तब तक 1U में आपको मैक्सिमम मिलते थे 18 या 36 कोर। अभी एपिक सीरीज़ के जो प्रोसेसर आते हैं जो 1U में लग जाते हैं उसमें 64 का तो एक ही प्रोसेसर हो गया, तो 64 दूनी 2 128 कोर के प्रोसेसर यानी 256 थ्रेड्स आपको मिल जाती हैं 1U में, पर इंटेल के टाइम पे पॉसिबल नहीं था। तो मोस्ट प्रॉब्लम मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जनरल ओवरव्यू दे दिया है आपको। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में मेंशन करो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।